1919 के बाद भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या परिवर्तन आए और क्या उसके बदलाव हुए और उसके परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहली बात जो थी, तुम्हें पता होगा कि पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच, ठीक है। तो 18 तक हुआ था। हाँ मतलब, अरे हाँ वही 1918, 5 साल, ठीक। 14 से यस सर। 18, ठीक है। 18। तो अब इसमें सबसे पहली बात ये थी कि विश्व युद्ध से एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। सबसे बड़ी चीज थी रक्षा व्यय में वृद्धि। जो भी रक्षा व्यय था, अब हर देश अपने रक्षा करने के लिए अपने खर्च को ज्यादा करने लगा हथियार खरीदने से, जो उनकी रक्षा व्यय में वृद्धि कर रहा था। तो इस खर्च के लिए, क्योंकि रक्षा व्यय बढ़ गया, तो उस खर्च की भरपाई तो कहीं से करनी थी। उस भरपाई को करने के लिए युद्ध के नाम पे कर्ज लिए गए। हाँ। ये किसके घरों की बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? मम्मी 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 मम्मी, इससे को ज्यादा आवाज ना करे। तो पहले विश्व युद्ध का असर है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। तो रक्षा व्यय बढ़ा, जिस व्यय के लिए यूरोपियन देशों को कर्जे लेने पड़े युद्ध के नाम पे, और कर बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसके अलावा सीमा शुल्क जो सामान को लाने ले जाने पे लगता था, वो बढ़ा दिया गया, और आयकर भी इसी बीच शुरू हुआ। युद्ध के दौरान कीमतें जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। 1913 से 18 के बीच, 13 से 18 इसके बीच कीमतें जो थी वो दुगनी हो गई चीजों की, जिसकी वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव जो थे, उन इलाकों में सिपाहियों को जबरन भर्ती यानी जबरदस्ती भर्ती किया गया। तो क्या करते थे अंग्रेज जो थे, वो भारत के लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर लेते थे सेना में, जिसे कहा जाता था जबरन भर्ती। मतलब उन्हें मतलब नहीं था कोई भर्ती होना चाहता है नहीं, पकड़ा और भर्ती कर लिया, भर्ती कर दिया। तो इसकी वजह से जो ग्रामीण इलाके थे उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था लोगों में। इसके अलावा 1918-19 और 20-21 में, जो ये दो टाइम थे, 18-19 और 20-21 के बीच का, उसमें देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से खाने पीने की या खाद्य पदार्थों का बहुत ज्यादा कमी हो गई। उसी समय एक नई आपदा फैल गई, फ्लू की महामारी। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, तो 1920 में फ्लू फैला हुआ था, कि कुछ इसी तरह जिस तरह, हाँ, जुकाम, सर्दी जुकाम टाइप बीमारी होती है, लेकिन उस टाइम क्योंकि इलाज नहीं था, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें की इसने। 1920 की घटना है ये। पूरे 100 साल बाद हम पूरे 100 साल बाद एक और घटना झेल रहे हैं। तो 1900 हर साल आती है 100 साल बाद। हर 100 साल पे, हर साल नहीं। हर 100 साल में आती है। जो 1921 की जनगणना थी, जब जनगणना की गई 1921 में, तो उसके हिसाब से ये पता चला कि इस महामारी की वजह से 120 से 130 लाख लोग मारे गए, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। तो लोगों को उम्मीद थी, फिर भी लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद युद्ध खत्म होगा और हम आराम से मुसीबतों से निकल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ठीक इसी टाइम एक नए नेता का उदय हुआ, जिसने संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। कौन था वो नेता, पता है? नो सर। वो नेता था महात्मा गांधी, ठीक है।
तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो पेश किया वो किया था सत्याग्रह का विचार। तो थोड़ा सा महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में 1869 में। उसके बाद शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, धीरे धीरे वो शिक्षा प्राप्त करके वकील बने। उसके बाद वो एक केस लड़ने के लिए चले गए दक्षिण अफ्रीका। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका जिसे कहते हो तुम लोग, क्रिकेट देखते होगे तो पता होगा। तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक बड़ा जन आंदोलन चलाया। वहां भी, वहां क्या था कि लोगों को काले गोरे का तो भेदभाव था ही, ये तो जानते हो तुम लोग दक्षिण अफ्रीका में। तो वही भेदभाव उस टाइम था, भारतीयों के साथ कुछ ज्यादा ही भेदभाव किया जाता था। भारतीय जो थे उन्हें अलग से, भारतीय काले लोगों को अलग से पहचान पत्र दिया जाता था। वो गोरों की ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे, जो गोरों के बस स्टैंड थे और कालों के वो अलग थे, उनमें भी फर्क था। तो महात्मा गांधी एक बार यात्रा पे गए दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने प्रथम श्रेणी टिकट खरीदा, रेलवे का फर्स्ट क्लास टिकट, लेकिन कुछ अंग्रेजों ने उन्हें धक्के मार के बाहर कर दिया, डिब्बे से फेंक दिया। और इस घटना ने उस व्यक्ति को क्या बना दिया, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उसको क्या बना दिया, उसको बना दिया महात्मा बना दिया सीधा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए। उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां उन्होंने नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पे चलते हुए वहां की अंग्रेजी सरकार से लोहा लिया। वहां भी सरकार अंग्रेजी थी, अंग्रेजों की सरकार चलती थी वहां भी। ये ऊपर चित्र तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसमें महात्मा गांधी की एक यात्रा को दिखाया गया है। ठीक है, ओके सर। ये महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा है, पर भारत की नहीं। दक्षिण अफ्रीका में मजदूर गुजर रहे हैं एक जगह से। तो इस जुलूस को जब रोका गया तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और हजारों मजदूर उसके बाद शामिल हो गए संघर्ष में। अब इस पद्धति को उन्होंने क्या नाम दिया था, इस पद्धति को कहा गया सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। तो इसमें सत्य की शक्ति पे आग्रह और सत्य की खोज पे जोर दिया जाता है। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप सच्चे उद्देश्य से कुछ कर रहे हैं, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं आप, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता के बिना भी अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए शत्रु की चेतना को झंझोड़ना जरूरी है, उसको अंदर से हिलाना जरूरी है, उसकी कि वो गलत कर रहा है, उस पर हमला करना जरूरी नहीं है। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि लोगों को हिंसा के जरिए सत्य स्वीकार करने पे विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस संघर्ष में सबसे लास्ट में जो जीत होती है वो सत्य की ही होती है। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ये तो बात हुई थोड़ी सी महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पे सत्याग्रह चलाया। 1915 में भारत आए थे, याद रखना, लिख लेना चाहे अगर याद ना रहे तो। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, हाँ 1915 में। उसके बाद 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण का दौरा किया। बिहार के चंपारण के जो बागान किसान थे, जो नील की खेती करवाई जाती थी जिनसे, उसके खिलाफ किसानों को संघर्ष को प्रेरित किया उन्होंने 1916 में चंपारण। उसके बाद 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। जो खेड़ा जिला है गुजरात का, वहां पे सत्याग्रह का आयोजन हुआ, वो भी इसके लिए, किसानों के लिए ही। और उसकी दिक्कत, उन किसानों की मजबूरी ये थी कि एक तो फसल खराब हो गई थी, दूसरा प्लेग की महामारी वहां पे फैली हुई थी, जिसकी वजह से किसान लगान नहीं चुका सकते थे जो वसूल किया जाता था सरकार द्वारा। तो गांधी जी चाहते थे कि लगान की वसूली में ढील दी जाए, लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में, इसके अलावा 1916 में चंपारण, 17 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद, फिर वही गुजरात में ही, वहां सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया अहमदाबाद में। तो ये तीन बड़ी, मतलब तीन छोटी घटनाएं थी। जो पहला बड़ा आंदोलन होना था उससे पहले। इसके बाद अंग्रेजों ने एक दमनकारी कदम उठाया, ये एक्ट जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट।
ठीक है। तो इस जब गांधी जी इस कामयाबी से उत्साहित थे, 3 जगह अपना जन आंदोलन करके, तो उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट जो था उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन, राष्ट्रव्यापी मतलब जो पूरे देश में फैलाना था, वो एक जगह नहीं था, वो पूरे देश के लिए था आंदोलन। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों ने उसका विरोध किया था। उस टाइम भारतीय सदस्यों को थोड़ा बहुत आजादी मिल गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां कानून बनाने की जो संस्था थी उसमें जाने की। तो जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने इस कानून को बहुत जल्दी पारित कर दिया, जल्दबाजी में। इस कानून में क्या दिया गया था कि इस कानून के जरिए जो सरकार थी वो राजनीतिक गतिविधियों को कुचल सकती थी, और राजनीतिक कैदियों को, जिन्हें भी कैद में रखा जाता था, उन्हें 2 साल तक, याद रखना, 2 साल बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दे दिया गया, जिन लोगों पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। ओके सर। मतलब ये कहा गया कि 2 साल अगर सरकार चाहे तो बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में रखे। क्यों रख सकती है सर? अब अंग्रेजी सरकार थी, उनकी मर्जी है, कानून उन्होंने ऐसा बनाया था। तो महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अवज्ञा मतलब क्या? किसी की आज्ञा ना मानना, किसी की आज्ञा नहीं मानना, ठीक है। तो ये चाहते थे कि लोग अंग्रेजों की आज्ञा मानना बंद कर दें। तो इसे, ये जो अवज्ञा चाहते थे, वो 6 अप्रैल से एक हड़ताल से शुरू होनी थी। अरे किसका फोन दोबारा बैक कर रहा है आवाज? ऑडियो बंद कर लेना, किसी के फोन से बैक आ रही है आवाज। 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। अलग अलग शहरों में रैली और जुलूस शुरू किए गए। जो रेलवे वर्कशॉप थी जहाँ कर्मचारी थे वो हड़ताल पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप में। दुकानें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से, जब ये बहुत ज्यादा जन उभार होने लगा तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसे बड़ी चिंता होने लगी, और उन्हें ये डर सताने लगा कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं जो हैं वो भंग हो जाएंगी। तो इसकी वजह से अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पे दमन शुरू कर दिया। यानी जो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे, या जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सदस्य थे, उन पे दमन शुरू हो गया, उन्हें पीटा जाने लगा। तो क्या हुआ इसके परिणाम स्वरूप? पीटा जाने लगा। इसका रिजल्ट ये निकला कि अमृतसर में, जो पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहां पे बहुत सारे स्थानीय नेताओं को कैद हिरासत में ले लिया गया। जो वहां के लोकल नेता थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पे रोक लगा दी गई कि गांधी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। तो 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पे गोली चला दी। अरे कौन लग गया फिर से इस पे? इसके चल रहे हैं गाने, गाना बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। गाने बजाने तो जरूरी है क्लास में आना, फिर गाने ही सुनो बैठ के आराम से। तो उन्होंने क्या किया, एक शांतिपूर्ण जुलूस पता पे नहीं कौन बजा रहा है। गोली चलवा दी 10 अप्रैल को पुलिस ने, ठीक है। 6 अप्रैल से हड़ताल शुरू हुई और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पे गोलियां चला दी। अरे म्यूट कर लो अगर नहीं यार, गाना बज रहा है पीछे, तो उसे म्यूट कर दो, कम से कम बाकियों को तो पढ़ने पता नहीं दो। कौन बजा रहा है। वही कह रहा हूँ, जो भी बजा रहा है कम से कम बाकियों को तो पढ़ने दे। इसके बाद क्या हुआ, लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पे हमला करने लग गए, ये गोली चलने की घटना के बाद। उस टाइम मार्शल लॉ, जिसे आज कर्फ्यू कहते हैं, वो लागू कर दिया गया और जनरल डायर उसका कमांडर बन के सामने आया, ठीक है। 10 अप्रैल तक ये घटनाएं हुई। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये थी, सबसे बड़ी घटना थी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में तुमने सुना होगा पहले भी। जलियांवाला हत्याकांड जो था, तो उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग जो थे वो बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठे हुए। आपकी आवाज आ रही थी इसलिए लगा। ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919। अरे
तेरह अप्रैल 1919, जिस दिन पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। तो काफी लोग इस मेले में सरकार के कानून का विरोध करने के लिए प्रकट सर को आवाज जा रही है, ठीक है? हाँ बिल्कुल जा रही है। गाने भी यही बजा रहा है। गाने भाई मैं नहीं बजा रहा, मेरे घर में। यार मैं चलो, गाने क्यों बजाऊंगा, तू ये बता। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कानून का विरोध करने के लिए बैसाखी के मेले में लोग इकट्ठे हुए थे। ये था जलियांवाला बाग। ये मैदान जो था वो चारों तरफ से दीवारों से और घरों से घिरा हुआ था। शहर से बाहर था ये। तो शहर से बाहर होने की वजह से वहां जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू है। जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर वहां हथियारबंद सैनिकों के साथ, हथियार लेके सैनिकों की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। और पहले उसने क्या किया, जितने भी रास्ते थे वहां से निकलने के, एक ही रास्ता था मेन, उसे बंद कर दिया। उसके सिपाहियों ने, रुको जरा 2 मिनट में, ये क्या आ गया बीच में ही देख लेता हूँ पहले। ठीक है, आ गया, हो गई क्लियर स्क्रीन। इसके बाद उसके सिपाहियों ने क्या किया, भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने ये कहा कि वो सत्याग्रहियों के जहन में दहशत उत्पन्न करना चाहता था, जिससे वो एक अपना असर डाल सके, नैतिक असर। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग जो थे वो सड़कों पे उतर आए। इस खबर को सुन के हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, यानी पुलिस से लड़ने लगे, और जितनी भी सरकारी इमारतें थी उन पे हमला होने लगा। अभी भी तुम देखते होगे, जब लोगों को विरोध करना होता है तो वो बस जलाते हैं या सरकारी चीजों पे हमला करते हैं ताकि सरकार को नुकसान हो। ठीक है जी सर। तो सरकार ने इन कार्रवाइयों को कुचलने के लिए क्या किया, निर्मम रास्ता अपनाया। लोगों को अपमानित करने के लिए, लोगों को सरकार अपमानित करना चाहती थी और आतंकित करना चाहती थी, उन्हें डराना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पे नाक रगड़ने के लिए और घिसट कर चलने के लिए मजबूर किया गया। और जितने भी साहब थे पुलिस के, उन्हें सलाम करने के लिए कहा गया कि सबको सलाम मारो। इसके अलावा लोगों को कोड़े मारे गए, और ये गांव था पंजाब का गुजरांवाला, वहां पे बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब जब हिंसा होने लगी तो महात्मा गांधी का तो अहिंसा था, तो उन्होंने इस हिंसा को वापस लेना शुरू कर दिया, आंदोलन को ही वापस ले लिया कि अभी आंदोलन हम खत्म करते हैं। भले ही रॉलेट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वो ज्यादातर जो था वो शहरों और कस्बों में ही फैला, मतलब गांव तक पहुंच नहीं थी उसकी। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी उससे भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, जिससे अंग्रेजों को बहुत बड़ा लगे। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक किए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चल सकता, क्योंकि उस समय भी काफी जनसंख्या थी दोनों तरह के लोगों की। तो उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाया जाए और वो दोनों समुदायों को नजदीक ले आए। अब ये खिलाफत क्या था, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की हार गया था, तुर्की पे ऑटोमन साम्राज्य का राज होता था, तुर्की हारा था। तो वहां अफवाहें फैली थी कि इस्लामिक विश्व का जो एक नेता था, इस्लामिक विश्व के नेता जिसे खलीफा कहा जाता था, वो था ऑटोमन साम्राज्य का सम्राट, उस पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी, ये माना गया था लोगों द्वारा। तो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति बनाई गई, भारत के बंबई में, जिसको बनाया था मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, इन्होंने बनाया था। और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी विकल्प तलाशने के लिए। ये हो रहा था तुर्की में, लेकिन असर उसका भारत में भी था। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, 1920 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ये तुमसे मैप में पूछा जा सकता है पेपर में, तो 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था उसको दिखाओ, वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पे राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक ही आंदोलन शुरू किया जाए, जिसे कहा गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब बात आती है असहयोग ही क्यों। तो महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, जितना भी विदेशी शासन चल रहा है, वो अंग्रेजों के, भारतीय जो थे यहाँ रहने वाले लोग, उनके सहयोग से चल रहा है।
तो अगर भारत के लोग अपने इस सहयोग को वापस ले लें, अपनी सहायता वापस ले लें अंग्रेजों से, तो साल भर के भीतर ही, ये मानना था महात्मा गांधी, साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और भारत में स्वराज आ जाएगा, यानी हमें अपना राज चलाने का वो मिल जाएगा। तो आंदोलन अधिकार। है क्या हुआ? सर मैं कहा था अधिकार मिल जाएगा। हाँ, तो अब असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? तो गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन कुछ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले जो लोग हैं उन्हें सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, जैसे किसी को सर कहा गया, ये पदवी जो उपाधियां दी जाती हैं सरकार द्वारा वो लौटा दी जाए, और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना चाहिए, जिसमें सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदें, स्कूल और विदेशी वस्तुएं, इन सब चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार मतलब किसी चीज को जुड़ने से इनकार करना, कि हम ये चीज नहीं लेंगे, इसे छोड़ो बाहर, ठीक है। सबसे ज्यादा विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, अगर सरकार दबाती है लोगों को, तो फिर व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में, जब 1920 में गर्मियों के महीने चल रहे थे, तो उनमें गांधी जी और शौकत अली इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं पे थे। मतलब एक खिलाफत के और एक गांधी जी असहयोग के तो थे ही। कांग्रेस के जो बहुत सारे लोग थे वो इन प्रस्तावों पे सशंकित थे, मतलब उन्हें थोड़ी सी शंका थी, डाउट था। वो जो नवंबर 1920 में चुनाव होने थे विधान परिषद के, उन चुनावों का बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस के सदस्य हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि इस आंदोलन में हिंसा कर सकते हैं लोग। सितंबर से दिसंबर तक पार्टी में भारी खींचतान रही। कुछ समय के लिए ऐसा भी लगा कि जो आंदोलन के समर्थक हैं और जो विरोधी हैं उनके बीच सहमति नहीं बन पाएगी। तो आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पे स्वीकृति मोहर लग गई। अब यह तय हो गया कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। अब आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, किन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और लोगों का उसके लिए क्या क्या विचार थे अपने अपने, मतलब सबका अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ था उसका। ये नीचे दिख रहा है चित्र, बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, चरखा। तो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार किस चीज से हो सकता था? चरखे से, क्योंकि चरखे से भारत में जो कपड़ा था उस टाइम हाथ से बनता था। चरखे पे धागा बनाया जाता था और उसे फिर हथकरघों पे कपड़े में बदला जाता था। अब हम बात करते हैं कि आंदोलन के बीच अलग अलग लोग कैसे जुड़े, कैसे अलग अलग लोग आए और कैसे उसमें अलग अलग लोग आए। असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू होता है जनवरी 1921 में, ठीक है, आज से समझ लो 100 साल पहले ही लगभग, जनवरी 1921 में। इस आंदोलन में हर एक अलग अलग समूह आए, सबके लिए अलग अलग अर्थ था इसका, सभी ने स्वराज का आह्वान किया, लेकिन अर्थ सबके लिए अलग था। तो पहले हम शुरू करेंगे शहरों से चर्चा से, शहरों में आंदोलन कैसे फैला। आंदोलन की शुरुआत हुई शहरी मध्य वर्ग की, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, उसकी हिस्सेदारी के साथ। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर जो प्रिंसिपल थे और टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा सिर्फ मद्रास को छोड़ के ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में एक पार्टी बनी थी गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे उन लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जो ये मानती थी कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वो अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से सिर्फ ब्राह्मणों को मिलते हैं, इसलिए उन्होंने बहिष्कार नहीं किया इन चुनावों का। ठीक है, ये रीजन था कर्नाटक में चुनावों का बहिष्कार न करने का। केरल में आर्थिक मोर्चे पे असहयोग का असर और भी ज्यादा रहा। आर्थिक मोर्चे पे उसका असर, जिसमें विदेशी सामान की होली जलाई गई, बहिष्कार किया गया और कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक है, विदेशी कपड़े लोगों ने इकट्ठे किए और उन्हें जलाना शुरू कर दिया, जिसे कहा गया विदेशी कपड़ों की होली। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। अब पिकेटिंग क्या होती है? पिकेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन इस तरह करना, जैसे कोई दुकान है या फैक्ट्री है, उसके बीच जाने का एक रास्ता होता है, तो उस रास्ते पे लोग बैठ जाते हैं, तो इसे कहा जाता है पिकेटिंग। ये पिकेटिंग का तरीका है। तो 1921 से 22 के बीच जो इंग्लैंड से कपड़ा आता था, यानी जो विदेशी कपड़ा था, उसका आयात आधा रह गया। जितना आता था उसका आधा ही आने लगा। उसकी कीमत जो थी वो 102 करोड़ थी, जो घटकर 57 करोड़ रह गई। इतना कम हो गया कपड़ा। बहुत सारे स्थानों पे व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया। जब आंदोलन फैलने लगा तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर
सिर्फ भारतीय कपड़ा पहनने लगे जो भारत में बना हुआ था। इसकी वजह से फायदा ये हुआ जो भारतीय कपड़ा मिल थी और हथकरघे थे उनका उत्पादन बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ गया। इसके कारण कई थे। खादी का कपड़ा जो होता था वो बहुत महंगा था, जो मिल में बने कपड़े के सामने नहीं टिक सकता था, तो गरीब लोग जो थे वो उसे नहीं खरीद सकते थे। वो मिलों में बने कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते थे। दूसरा, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या हो गई। स्कूल, कॉलेज, अदालतों, इनका बहिष्कार तो कर दिया गया, लेकिन उसके साथ ये जरूरी था कि उसकी जगह नए भारतीय संस्थान बनाए जाएं, ताकि ब्रिटिश संस्थान ना रहे तो उनकी जगह हम उसका उपयोग कर सकें। लेकिन उनकी प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जिसकी वजह से विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। आज हम यहीं तक करते हैं। एक हिस्सा हो गया हमारा कि शहरी क्षेत्रों में कैसे फैला। अब हम अगली क्लास में देखेंगे गांव के क्षेत्रों में, उसके अलावा अन्य लोगों पे कैसा असर हुआ और उन्होंने क्या क्या आंदोलन का अर्थ लिया, ये देखेंगे।